हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफी की क्लास का वो है द सन। आज हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम विस्तृत ढंग से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था सोलर सिस्टम को हमने ब्रीफ में पढ़ लिया था और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर सूर्य की। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है द सन, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारा चर्चा का विषय क्या है। तो विद्यार्थियों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है सूर्य। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं कि सूर्य आखिरकार क्या है। विद्यार्थियों, जब मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का केंद्र है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ये सूर्य से शुरू होता है और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्टेरॉयड बेल्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और एक ज़माने में यम भी इसमें शामिल था। तो ये सारे के सारे ग्रह मिलकर बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। और इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सोलर सिस्टम का फादर है, वो है बच्चों द सन। तो आज हम सूर्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सूर्य के बारे में जो जानने वाली पहली चीज़ है हमारे लिए वो ये कि हमारे सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का केंद्र सूर्य है। विद्यार्थियों, हमारे सौर मंडल में जितनी भी एनर्जी है, इवन हमारी अर्थ पे भी जितनी भी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, उस एनर्जी का जो सिंगल सोर्स है वो है सूर्य। अब आप कहेंगे सूर्य कैसे हमारी ऊर्जा का स्रोत है? तो विद्यार्थियों, बिल्कुल हमारी धरती पर जितनी भी ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, इवन आपका मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है, इवन आप खुद चल रहे हैं, ये भी एक ऊर्जा का ही प्रकार है। तो ये सारी की सारी ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे मोबाइल में, हमारे टीवी में, फ्रिज में, गाड़ी में, ये आ रही है सूर्य की बदौलत। आप इमेजिन कीजिए कि अगर सूर्य जो है निकलना बंद हो जाए, यानी सूर्य में जो रोशनी के रूप में हमें ऊर्जा मिल रही है, अगर वो समाप्त हो जाए तो विद्यार्थियों ये धरती ही समाप्त हो जाएगी, धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? तो विद्यार्थियों, जब सूर्य से रोशनी आती है तभी हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना भोजन बनाते हैं। आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, सूर्य है तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना पा रहे हैं, और अगर सूर्य नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, और जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जो फूड चेन चलती है विद्यार्थियों, जो खाद्य श्रृंखला चलती है, उसमें जब उत्पादक ही समाप्त हो जाएंगे, जो प्रोड्यूसर हैं, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो ही समाप्त हो जाएंगे, तो उन पर आश्रित रहने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे, यानी हम समाप्त हो जाएंगे। तो इस धरती पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। इस जगत में जितनी भी ऊर्जा है, इस पूरे सौरमंडल में जितनी भी ऊर्जा है, उसका एकमात्र सिंगल सोर्स है हमारा प्यारा सूर्य। तो आज हम इसी सूर्य की चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम सूर्य की लोकेशन अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि लोकेशन किधर है इसकी, तो विद्यार्थियों, जब मैंने आपको यूनिवर्स पढ़ाया था तो यूनिवर्स पढ़ाते समय हमने इस बात की चर्चा की थी कि सूर्य की उपस्थिति हमारी आकाशगंगा में किधर है। जब हमने गैलेक्सी की चर्चा की थी यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में जब हमने गैलेक्सी पढ़ा था तो वहां हमने चर्चा की थी कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाशगंगा है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, उस मिल्की वे में हमारी स्थिति किधर है, हमारा सूर्य किधर है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी आकाशगंगा की दूसरे नंबर की भुजा में हमारा सूर्य मौजूद है। इन सभी बातों की हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासों में, इसलिए इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमारी आकाशगंगा में सूर्य जो है द्वितीय स्तर की जो भुजा है वहां पर मौजूद है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज चलायमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जो स्थिर हो जाता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। तो मैं आपको बता दूं सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है। विद्यार्थियों, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है।
सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है और सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगा लेता है। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सारी चीजें चलायमान हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो घूम रहा है हमारी आकाशगंगा के चारों ओर। हालांकि वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, इसके साथ साथ वह आकाशगंगा का भी चक्कर लगा रहा है। और विद्यार्थियों, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगा लेता है और इसी 25 करोड़ वर्ष के समय को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ध्यान रखना, कॉस्मोस ईयर के नाम से इसी समय को जाना जाता है। वो समय जो सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लेता है, जो कि है कितना, 25 करोड़ वर्ष। इस 25 करोड़ वर्ष को हम क्या बोलते हैं? इस 25 करोड़ वर्ष को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। ध्यान रखना, हिंदी में इसे कहेंगे ब्रह्मांड वर्ष। तो बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रह्मांड वर्ष की अवधि क्या होती है। तो विद्यार्थियों, ब्रह्मांड वर्ष की अवधि होती है 25 करोड़ वर्ष। या ब्रह्मांड वर्ष मूल रूप से कहां से आया है? तो ब्रह्मांड वर्ष वो अवधि है जो कि सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लेता है, जो कि विद्यार्थियों कितना है, 25 करोड़ साल। अब इस दौरान जब ये चक्कर लगा रहा होता है, इस दौरान जब ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा होता है, तो उस समय में सूर्य जो है विभिन्न 12 राशियों से होकर के गुजरता है। हालांकि जब हमने ब्रह्मांड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल 88 राशियां हैं, लेकिन हम पर जिन राशियों का प्रभाव पड़ता है वो 12 हैं। तो सूर्य जब ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा होता है विद्यार्थियों, अपनी धुरी पर घूम रहा होता है जब, तो इस दौरान वह 12 विभिन्न राशियों से होकर के गुजरता है। यानी सूर्य प्रत्येक महीने एक राशि में प्रवेश करता है, और जब सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है तो इस घटना को कहा जाता है विद्यार्थियों संक्रांति, है ना। संक्रांति, एक आपने संक्रांति बहुत ही फेमस है जो फरवरी या जनवरी महीने में आती है, जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का मतलब विद्यार्थियों ये है कि सूर्य अब जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। ध्यान रखना, उस मकर संक्रांति का संबंध मकर रेखा से बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। वहां जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी के महीने में, जहां पर आपको तिल के लड्डू खाने को मिलते हैं, वो जो घटना है विद्यार्थियों वो जुड़ी हुई है राशियों से। जब सूर्य घूमता है आकाशगंगा में तो 12 राशियों से होकर के गुजरता है, और वो 12 राशियों में से जब वह हर महीने में एक राशि में प्रवेश करता है, तो टोटल 12 राशियां हैं, तो हर महीने में एक राशि में प्रवेश करता है। तो इस घटना को हम कहते हैं संक्रांति। और जब जनवरी महीने में सूर्य प्रवेश करता है मकर राशि में, तो इसे कहा जाता है विद्यार्थियों मकर संक्रांति। ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम जरा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, जैसे ब्रह्मांड वर्ष वगैरह, तो सामान्य बातें हैं। अब हम जरा कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट सन। चलिए, ओके। तो सन के बारे में सबसे पहले जो प्रश्न उठता है, सूर्य के बारे में जो प्रश्न उठता है, अभी तक हमने इसकी लोकेशन देख ली, कहाँ है सूर्य, कैसे घूम रहा है, और घूमते हुए क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हमने चीजें देखी। यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया सूर्य कहाँ पर है और घूमते हुए क्या क्या चीजें करता है, इनको हमने डिस्कस किया। अब हम वापस लौटते हैं और प्रश्न उठता है कि सूर्य क्या है, व्हाट इज द सन। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सूर्य क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई आपसे नॉर्मल पूछ सकता है, कोई घर वाला पूछ सकता है, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति आपके खिंचाई करने के उद्देश्य से पूछ सकता है कि बताओ सूर्य क्या है। तो विद्यार्थियों, सूर्य क्या है, तो इसका जवाब है सूर्य एक जलता हुआ गैसीय गोला है। ठीक है, सामान्य शब्दों में अगर हम इसको कहें तो सूर्य क्या है, सूर्य एक जलता हुआ गैसीय गोला है। एक ऐसा गोला है जो कि गैस से बना हुआ है और लगातार जल रहा है। अगर कोई पूछे सूर्य क्या है, तो सूर्य एक जलता हुआ गैसीय गोला। ठीक, सूर्य क्या है, एक जलता हुआ गैसीय गोला है, एक ऐसा गोला है जो जल रहा है। अब हमने यहां पर कहा
कि सूर्य एक गैसीय गोला है। तो यहां पर हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब गैसीय गोला है तो हमें पता होना चाहिए कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें यहां पर मिलती हैं। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ सन, यानी सूर्य किस किस से मिलकर बनता है। तो जब हमने पहली लाइन में ही कह दिया कि एक गैसीय गोला है, मतलब गैसें तो यहां पर आपको मिलने ही वाली है। तो यहां एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये हमें पता चलेगा कंपोजिशन ऑफ सन से। तो कंपोजिशन सन में हमें सबसे पहले मिलती है विद्यार्थियों हाइड्रोजन। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है विद्यार्थियों वो सूर्य में 71% तक पाई जाती है। हम कह रहे हैं गैसीय गोला है तो गैस तो है ही, कौन कौन सी गैसें हैं, तो हाइड्रोजन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट गैस है विद्यार्थियों वो है हीलियम। हीलियम का जो परसेंटेज है वो है 26.5। सूर्य में 71% आपको हाइड्रोजन मिलेगी, 26.5% हीलियम मिलेगी, और अदर जो गैसेस हैं वो मिलती हैं आपको 2.5। इनमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इत्यादि इत्यादि अन्य गैसें भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, और अदर में आपको मिल जाएंगी अन्य गैसें जो कि हैं 2.5%। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो मामला 100% पर पहुंच जाएगा। तो ये मुख्य रूप से सूर्य में मिलती हैं। ये ही क्यों मिलती हैं, अगर कोई प्रश्न पूछ ले हाइड्रोजन ही क्यों मिलती है, तो इसका जवाब हमें बिग बैंग थ्योरी में ऑलरेडी मिल चुका है कि हाइड्रोजन ही क्यों। तो हम जानते हैं बिग बैंग के समय में जो पहला एलिमेंट बना था वो हाइड्रोजन ही था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रह्मांड में समस्त चीजें जो हैं वो निर्मित हैं हाइड्रोजन से। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग जो आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन से ही मिलेगी। तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, और फिर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम बनी है। तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से ही हमारा समस्त ब्रह्मांड निर्मित है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मुख्य रूप से सूर्य में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस। अब हम देखें यहां पर कि सूर्य क्या करता है। हम डेली सुबह उठते हैं तो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, डेली सुबह हम इस बात को नोटिस करते हैं। और विद्यार्थियों सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है वो प्रकाश के रूप में मिल रही है। आप उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि माह अभी जून का है तो आपको ज़्यादा महसूस होगी। हालांकि यही ऊर्जा हमें दिसंबर के महीने में काफ़ी अच्छी महसूस होती है। यही प्रकाश हमें दिसंबर के महीने में, फरवरी के महीने में जब गुलाबी सर्दी होती है तो ये धूप हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी चूंकि गर्मी है तो ये हमें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन सूर्य तो सूर्य है, वो एक पिता की भांति कार्य करता है। वो हर स्थिति में आपके साथ बना हुआ है, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। तो सूर्य जो है हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है, हर सेकंड उपलब्ध करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी रात हो रही है, अभी शाम का मौसम है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य की ऊर्जा जो है उसने देना बंद कर दिया। नहीं, सूर्य तो लगातार अनवरत अपनी ऊर्जा दे रहा है। अंतर इतना है कि अभी हम पृथ्वी के उस हिस्से में हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यही नहीं पहुंच रहा है, अगर बात करें इसी समय में हम अमेरिका की, तो अमेरिका में अभी धूप निकल रही होगी, निश्चित बात है। बात करें हम ब्राजील की, तो वहां भी धूप निकल रही होगी। हमारे क्षेत्र में धूप नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के उस हिस्से में हैं जो सूर्य से पीछे चला गया है। तो सूर्य तो अनवरत हमें ऊर्जा देने का कार्य कर ही रहा है। प्रश्न उठता है कि सूर्य जब हमें इतनी ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, आखिरकार सूर्य में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें वो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी उपलब्ध करवा रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो आखिरकार क्या हो रहा है सूर्य में। तो विद्यार्थियों सूर्य के केंद्र में, ये सूर्य का एक डायग्राम है, ये सन का जो है आंतरिक संरचना यहां पर आप देख पाओगे। ये सूर्य है और ये है सूर्य का केंद्र, जिसे हम यहां पर कोर कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरी जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन, और तीसरी है कन्वेक्टिव जोन। तो विद्यार्थियों सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन।
विद्यार्थियों, अगर कोई प्रश्न पूछे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो विद्यार्थियों सूर्य के केंद्र में यानी सूर्य के कोर में एक न्यूक्लियर प्रोसेस चल रहा है और उस न्यूक्लियर प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी सूर्य के केंद्र में विद्यार्थियों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों मूल रूप से दो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। हिंदी में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है, तो आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं। नाभिकीय विखंडन का अर्थ यह है कि जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाए। यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक आपके पास बड़ा सा पत्थर है और मैं आपसे कहूँ आप इसे तोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक बड़ा सा घन लेकर के आएंगे, हथौड़ा बड़ा सा, और एक जोरदार चोट मारेंगे उसमें और वो पत्थर जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने उसमें चोट मारी तो ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसी ऊर्जा के कारण वो जो है पत्थर विभिन्न खंडों में टूट गया। ऊर्जा इसमें है ही। अगर आपको वो ऊर्जा महसूस करनी है तो जब वो घन की चोट पड़ रही हो तो आप वहाँ हाथ लगाकर देख सकते हैं, आपको ऊर्जा का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। वहीं बात करें हम नाभिकीय संलयन की, तो बच्चों संलयन का मतलब होता है जुड़ाव, विखंडन का मतलब है बिखराव, संलयन का मतलब है जुड़ाव। अब वो जो पत्थर जो आपने हथौड़ा मार करके तोड़ डाला, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ डाला, अब मैं आपसे कहूँ इसको दोबारा जोड़ो, तो विद्यार्थियों ये चीज़ असंभव तो नहीं है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं बिल्कुल जो पत्थर टूट गया वो दोबारा से पत्थर नहीं बन सकता, असंभव नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको दोबारा से उस टूटे हुए पत्थर को फिर से जोड़ना है तो आपको उन बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें तकरीबन 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा, जिससे वो पत्थर पिघल जाए, और जब वो पिघल जाएगा तो ठंडा होने के पश्चात उसी रूप में आ जाएगा। ये बात थोड़ा समझने वाली है। तो विद्यार्थियों नाभिकीय विखंडन का अर्थ है भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूट जाना, और संलयन का अर्थ है कि छोटे नाभिकों का जुड़ करके भारी नाभिक बना देना। संलयन मतलब जुड़ना। विखंडन एक आसान प्रक्रिया है जबकि संलयन एक मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर शुरू होने वाली प्रक्रिया है। बात करें तापमान की, तो सूर्य में तापमान की तो कोई कमी है ही नहीं, पर्याप्त तापमान है, उसकी तपिश हमें अभी भी महसूस होती है। तो इस वजह से सूर्य में जो प्रोसेस चल रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। कहाँ चल रहा है? सूर्य के केंद्र में, कोर एरिया में ये चल रहा है। ध्यान रखना, रेडिएटिव या कन्वेक्टिव जोन में नहीं चल रहा है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है ये कहाँ चल रहा है? कोर एरिया में। कैसे चल रहा है? तो बच्चों सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 71%। तो सूर्य में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक जुड़ जाते हैं, H प्लस H प्लस H प्लस H, 1H1 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 1H1। यह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है। यहां क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस में हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे हीलियम का एक भारी नाभिक। ये हो गया बच्चों 2He4, यानी हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों ने जुड़कर के हीलियम का एक भारी नाभिक बनाया और इस पूरी प्रोसेस में अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त हुई, जो कि हमें प्रकाश के रूप में धरती पर उपलब्ध हो जाती है। यह प्रोसेस चल रहा है बच्चों सूर्य में। हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद उन्होंने एक हीलियम का भारी नाभिक बनाया और इस पूरे प्रोसेस में जो है प्रकाश के रूप में हमें ऊर्जा मिली। तो ये प्रोसेस चल रहा है विद्यार्थियों सूर्य में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रोसेस सूर्य में चल रही है। अब ये जो पूरे प्रोसेस है ये चल कहाँ रहा है? ये चल रहा है कोर एरिया में, ध्यान रखेंगे। और कोर एरिया में ये प्रोसेस चल रहा है, यहां पर चल रहा है विद्यार्थियों न्यूक्लियर
फ्यूजन। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो कोर एरिया में चल रहा है, इसे कोर एरिया से कन्वेक्टिव जोन तक आने में, बात समझना, इसे कोर एरिया से कन्वेक्टिव जोन यानी सूर्य की अंतिम परत तक आने में, यहां जो ऊर्जा बनी, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, यहां पर ऊर्जा निर्मुक्त हुई, तो वो ऊर्जा जो कि सूर्य के कोर में बन रही है, इसे अंतिम परत तक आने में 1 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है। 1 मिलियन वर्ष का मतलब हो गया 10 लाख साल। यानी आज जो हमारे पास प्रकाश के रूप में ऊर्जा धरती पर आ रही है, वो ऊर्जा आज से 10 लाख साल पहले सूर्य के केंद्र में बनी होगी। तब 10 लाख साल बाद वो सूर्य के केंद्र से कन्वेक्टिव जोन तक आई और कन्वेक्टिव जोन से धरती तक आई। तो ध्यान रखिएगा, यहां जो ऊर्जा बनती है वो तत्काल हम तक नहीं पहुंचती है, उसे तो कोर से लेकर के कन्वेक्टिव जोन तक आने में ही 1 मिलियन साल का समय लग जाता है, यानी 10 लाख साल का समय लग जाता है। तो काफी रहस्यमयी समय है, मतलब काफी रहस्यमयी है हमारा सूर्य। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहां जो ऊर्जा बनेगी कोर में, वो पहुंचेगी पहले रेडिएटिव जोन में, और रेडिएटिव जोन से वो पहुंचेगी कन्वेक्टिव जोन में। और विद्यार्थियों, इस कन्वेक्टिव जोन में पाई जाती हैं सेल्स। इस कन्वेक्टिव जोन में विद्यार्थियों सेल्स पाई जाती हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। इस कन्वेक्टिव जोन में ये सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये बनी होती हैं हाइड्रोजन की। ये जो सेल आप देख रहे हैं जो कन्वेक्टिव जोन में होती हैं, ये हाइड्रोजन की बनी सेल हैं, और विद्यार्थियों इन्हीं सेल से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ उससे एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी 10 लाख साल का समय तय करते हुए पहुंची कन्वेक्टिव जोन में, और कन्वेक्टिव जोन में पाए जाते हैं हाइड्रोजन सेल। हालांकि ये सेल पूरे सूर्य में ही होते हैं, लेकिन कन्वेक्टिव जोन में इनकी जो मात्रा है या इनका जो आकार है काफ़ी बड़ा होता है। तो कन्वेक्टिव जोन में ये हाइड्रोजन सेल हैं विद्यार्थियों, और इन्हीं हाइड्रोजन सेल से ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है धरती के लिए। ध्यान रखना, कन्वेक्टिव जोन में ये जो सेल पाए जाते हैं, इन्हीं सेल से ऊर्जा बाहर आती है और हम उसे पृथ्वी पर ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सेल हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, सूर्य की कोशिकाएं हैं, ये निर्मित हैं हाइड्रोजन से, और इन्हीं हाइड्रोजन कोशिकाओं से ऊर्जा सूर्य से बाहर निकलती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। ऊर्जा बनी कहां पर है? तो बनी है कोर में, और कोर से हाइड्रोजन सेल तक आने में, से लास्ट हाइड्रोजन सेल तक आने में 1 मिलियन वर्ष का समय लगता है। ध्यान रखना। तो ये बात हुई हमारी सूर्य में ऊर्जा की, ऊर्जा के स्रोत की। कैसे ऊर्जा बनती है? तो नाभिकीय संलयन से बनती है। कहाँ बनती है? कोर में बनती है। कोर से कन्वेक्टिव जोन तक आने में 10 लाख साल का समय लगता है, और कन्वेक्टिव जोन से जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो लाइट रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हाइड्रोजन सेल के थ्रू हो रही है। ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे सूर्य का कंपोजिशन और उसमें ऊर्जा का स्रोत। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें इसमें, तो विद्यार्थियों ये तो हुई सूर्य की आंतरिक संरचना। ध्यान रखना, ये जो हमने पढ़ी है ये क्या है? ये है सूर्य की आंतरिक संरचना। ये आंतरिक संरचना है, ये सूर्य के अंदर का मामला है सारा का सारा जो हमने यहां पढ़ा है। लेकिन सूर्य जो है इसके बाहर तक फैला हुआ है। भाई सूर्य जो है, जैसे पृथ्वी की बात करें तो एक तो हुई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और फिर शुरू हो जाता है पृथ्वी का वायुमंडल, जिसमें वायुमंडल की विभिन्न परतें आती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी है।
तो ये तो हुई इसकी आंतरिक संरचना, लेकिन सूर्य इसके बाहर भी है। तो इसके बाहर जो आपको पहली परत मिलती है, इसके बाहर जब आप जाओगे तो जो पहली परत आपको मिलेगी यहां पर कन्वेक्टिव जोन के जस्ट बाद जो आपको परत मिलेगी, इस परत को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। लिख देता हूं मैं यहां पे। इस परत को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश मंडल। तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फोटोस्फीयर। तो कन्वेक्टिव जोन तक हमने समझ लिया। इसके बाद जो सूर्य का वायुमंडल जहां से शुरू होता है, उसमें जो पहली परत आपको मिलेगी वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब है हिंदी में प्रकाश मंडल। बात करें तापमान की, तो देखो विद्यार्थियों, जहां पर ये पूरी की पूरी एनर्जी जनरेट हो रही है कोर, वहां का टेम्परेचर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के तापमान की अगर बात की जाए तो कोर जहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है वहां का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम फोटोस्फीयर की बात करें, प्रकाश मंडल की बात करें, जहां से हमें प्रकाश मिलता है, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का मतलब है वो जगह जो हमें प्रकाश देती है, तो यहां की अगर बात की जाए तो यहां का टेम्परेचर काफी कम है। ठीक है, अगर यहां के हम टेम्परेचर की बात करें तो प्रकाश मंडल का जो तापमान है विद्यार्थियों वो है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। ठीक, तो जहां पर एनर्जी क्रिएट होती है कोर में, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, होगा ही। जहां पर भट्टी चल ही रही है वहां तो तापमान ज्यादा होगा ही। तो कोर का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। और प्रकाश मंडल की बात की जाए तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। विद्यार्थियों, पृथ्वी से जो हमें सूर्य का चमकदार हिस्सा दिखाई देता है, अभी कल जो है सूर्य ग्रहण था, आप लोगों ने देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा होगा तो कम से कम टीवी पर देखा होगा। तो वहां जो हमें सूर्य का या सामान्य रूप से सूर्य का जो हमें चमकीला भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर ही होता है, ध्यान रखना। वो प्रकाश मंडल ही है जो पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। और इस प्रकाश मंडल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, इसी प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं सन स्पॉट। ध्यान रखना, इसी प्रकाश मंडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो कि है सन स्पॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए, इवन वनडे एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं जरा कि आखिरकार सन स्पॉट क्या है। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए सन स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं। सन स्पॉट का मतलब हो गया सौर कलंक। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। ठीक, कलंक क्यों है ये भी हम जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि बताइए सन स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन में यही रख देगा, कोर में, रेडिएटिव जोन में, कन्वेक्टिव जोन में या फोटोस्फीयर में। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न यहीं से आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे सन स्पॉट कहाँ मिलेगा हमें? सन स्पॉट मिलेगा फोटोस्फीयर में। अब हम जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार सन स्पॉट है क्या। ठीक, सन स्पॉट है क्या? देखो भाई, सूर्य जो है वो बहुत ही अशांत जगह है। सूर्य जो है बेहद ही अशांत जगह है। शांत होने की तो हम इससे कल्पना कर ही नहीं सकते। जहां पर इतनी ज़्यादा हलचल है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, वो जगह शांत कैसे होगी? जहां के केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। 15 के आगे 6 जीरो लगा दो, इतना तापमान। तो इतने तापमान वाली जगह शांत कैसे हो सकती है? तो ये शांत तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हलचल चलती रहती है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मिलती रहती है। तो विद्यार्थियों, जब सूर्य से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जब सूर्य से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर की ओर फेंकी जाती है, तो इस समय में जब सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, नाभिकीय संलयन करता है और ऊर्जा को कोर से बाहर की ओर ट्रांसफर करता है, तो जब ये ऊर्जा कोर से बाहर की ओर ट्रांसफर होती है तो इस
एनर्जी के ट्रांसफर के साथ साथ केवल एनर्जी ही नहीं बल्कि एक गैस भी बाहर आती है और वो गैस होती है मुख्य रूप से हाइड्रोजन। जब सूर्य जो है विद्यार्थियों कोर से एनर्जी जनरेट करके उसे बाहर ट्रांसफर करता है तो इस एनर्जी के ट्रांसफर के साथ अन्य तत्व भी बाहर आ जाते हैं, कुछ गैसें भी बाहर आ जाती हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती हैं। तो विद्यार्थियों जब यहां से एनर्जी के साथ साथ गैस भी बाहर आ जाती हैं तो जैसे जैसे गैस सूर्य से बाहर निकलती जाएगी, आप इमेजिन कीजिए यहां से हाइड्रोजन तत्व जो है बाहर आ रहा है गैस के रूप में, तो यहां का तापमान कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से कोई गैस जो है बाहर निकल के आती जा रही है फोटोस्फीयर तक पहुंच गई। फोटोस्फीयर का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जब कोई गैस सूर्य से बाहर निकलती है उसकी एनर्जी के साथ तो उसके तापमान में कमी आएगी ही। आप देख ही रहे हैं कहाँ 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का तापमान केवल 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसके तापमान में कमी आती है तो तापमान में कमी आने के कारण गैस जब इस स्थिति तक पहुँचती है, फोटोस्फीयर तक पहुँचती है, तो उसके तापमान में कमी आ जाती है जिससे वो गैस ठंडी हो जाती है। बिल्कुल ठंडी हो जाएगी भाई, केंद्र से कोई गैस बाहर निकली है और फोटोस्फीयर तक जा रही है तो केंद्र का तापमान बहुत ज़्यादा है, फोटोस्फीयर का तापमान बहुत कम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसके तापमान में कमी आ जाती है, गैस ठंडी हो जाती है। अब गैस पहुँच गई कहाँ तक, एनर्जी के फ्लो के साथ गैस पहुँच गई फोटोस्फीयर तक। अब फोटोस्फीयर से ऐसा नहीं है कि वो गैस बाहर निकल जाएगी, बाहर नहीं निकल सकती। बाहर इसलिए नहीं निकल सकती विद्यार्थियों क्योंकि सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण भी तो है भाई, प्रत्येक आकाशीय पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का तो बहुत ज़्यादा है। तो जब वो गैस उस एनर्जी के फ्लो के साथ फोटोस्फीयर तक पहुंचेगी तो ठंडी तो हो जाएगी, तापमान में कमी आएगी तो ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगी। तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य दोबारा से उस गैस को खींच लेगा, सूर्य दोबारा से उस गैस को अपनी ओर खींच लेगा। जो गैस एनर्जी के साथ बाहर आई थी वो गैस फिर से खींच लेगा। अच्छा, सूर्य में एनर्जी निकलती कहां से है, तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि सूर्य में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन हाइड्रोजन सेल से होती है ना। अब इन्हीं सेल से एनर्जी निकल रही है और इसी एनर्जी के साथ विद्यार्थियों गैस भी निकल रही है। गैस ठंडी हो चुकी है, गैस का तापमान कम हो चुका है और सूर्य फिर से उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो विद्यार्थियों जब ये ठंडी हो चुकी गैस वापस से इस एरिया में एंटर करेगी, भाई करना ही पड़ेगा, क्यों, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। तो जब ये ठंडी हुई गैस, इसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा, इसका टेम्परेचर तकरीबन जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, यानी ये गैस जो यहाँ से निकलेगी इसका तापमान तकरीबन 4500 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये गैस वापस से इस क्षेत्र में अंदर जाएगी तो आप ही मुझे बताइए कि सूर्य के एक हिस्से का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा और जिस जगह से ये गैस वापस एंटर कर रही होगी कन्वेक्टिव जोन में, वहां का तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि गैस बाहर से आई है, तापमान कम हो चुका है, तो इस हिस्से का तापमान भी कम हो जाएगा। तो एक तरफ हम देखेंगे कहीं कहीं सूर्य आपको 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म मिलेगा और थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको वो 4500 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा, यानी थोड़ा सा ठंडा मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि हम सूर्य को छू के देखें, हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इमेजिन करते हैं हम कि हमने यहाँ सूर्य को छू के देखा तो ये काफ़ी गर्म है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें थोड़ा सा ठंडा लगा। ठंडा इसलिए लगा क्योंकि ये जो गैस जो एनर्जी के साथ बाहर निकली उसका तापमान कम हो गया, लेकिन उसे सूर्य की ग्रेविटी ने फिर से खींच लिया तो वो वापस लौट आई, लेकिन वापस लौटते समय उसका तापमान काफ़ी कम है, इसलिए इस इलाके में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तापमान में आपको ठंडक मिलेगी। ये जो ठंडक है, इसी ठंडक को हम कहते हैं बच्चों कूलर पैच। ध्यान रखना, सन स्पॉट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो है कूलर पैच। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं हम लोग कूलर पैच। डबल एल होगा, एल होगा, चलो जो भी आप लोग समझ लो। ठीक है, तो यहां बेसिकली क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि यहां से जो गैस बाहर निकली हाइड्रोजन वो ठंडी हो चुकी है
और लेकिन सूर्य की ग्रेविटी के कारण वो वापस जा रही है, तो वापस जा रही है तो जहाँ से वो एंटर करेगी वहाँ के तापमान को कम कर देगी। तो इसी हिस्से में एक जगह तापमान आपको 6000 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वहीं उससे थोड़ी दूर आपको ये 4500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो ये इलाका अपने आसपास के इलाकों से ठंडा होगा, इसलिए इस इलाके को कहा जाएगा कूलर पैच। कूलर पैच ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो आप देख लेना, हिंदी में ये कुछ नहीं है, इंग्लिश में कूलर पैच ही है। अब स्थिति क्या है, जब हम इसे पृथ्वी से देख रहे हैं, जब हमने इसे पृथ्वी से देखा तो आप ही मुझे बताइए कि जब हमने पृथ्वी से इस घटना को देखा तो पृथ्वी से देखने पर इस जगह का तापमान आपको दिखाई देगा 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस जगह का तापमान आपको दिखाई देगा 4500 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी से देखने पर आपको 6000 डिग्री सेल्सियस वाला इलाका ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा या 4500 डिग्री सेल्सियस वाला इलाका ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। जवाब आसान है, 6000 डिग्री सेल्सियस वाला इलाका ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, उसके मुकाबले ये इलाका कम चमकीला दिखाई देगा। और चूंकि ये इलाका कम चमकीला दिखाई देगा इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया कि अरे ये ज़्यादा चमकीला है, ये कम चमकीला है, यानी ये तो कलंक है। तो इसी घटना को हम कहते हैं सौर कलंक। बात समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में सन स्पॉट। तो बच्चों चाहे तो सन स्पॉट कह दे या कह दे कूलर पैच, दोनों की बात एक ही है। ध्यान रखना, कूलर पैच या सन स्पॉट दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। सूर्य का वह इलाका जो गैसों के वापस आने के कारण ठंडा हो जाता है उसे हम कहते हैं कूलर पैच, और जहाँ कूलर पैच होगा वहीं सन स्पॉट क्रिएट होगा, वहीं सौर कलंक उत्पन्न होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसी सौर कलंक को हम इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट। अब सन स्पॉट कहाँ से शुरू होते हैं? तो सन स्पॉट अगर हम इसको केंद्र मान लें और केंद्र को मानते हुए ये हम एक इसके बीचों बीच में रेखा खींच दें सूर्य के, तो ये हो गई इक्वेटर, जैसे धरती पर होती है भूमध्य रेखा वैसे ये हो गई। तो कोई भी सन स्पॉट शुरू होगा 0 डिग्री से और जाएगा 90 डिग्री तक। ध्यान रखिएगा, जो कूलर पैच है या जो सन स्पॉट है वो 0 डिग्री से शुरू होगा और 90 डिग्री तक जाएगा, और 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक जाने में इसे 5.5 साल लगते हैं, और फिर 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में फिर 5.5 साल लगते हैं। यानी सौर कलंक की जो आयु होती है वो 11 वर्ष होती है। ध्यान रखना, सौर कलंक की आयु, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि सौर कलंक कितने वर्षों में विकसित होते हैं अथवा समाप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, सौर कलंक जो है, सन स्पॉट जो है 5.5 वर्ष में विकसित होते हैं और 5.5 वर्ष में समाप्त हो जाते हैं। यानी इनका जो टोटल जो साइकिल होता है वो 11 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, सौर कलंक का जो टोटल साइकिल होगा, जो पूरा जो समय होगा इसके बनने अथवा समाप्त होने का, ये कितना होगा? ये होगा 11 वर्ष। 11 वर्ष इसका टोटल जो है साइकिल होता है। अब एक छोटा सा प्रश्न जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहां पर कि सौर कलंक जो है जितना बड़ा है ये किस बात का इंडिकेशन है? मतलब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सौर कलंक जो है जितना बड़ा होगा उतना एनर्जी ज़्यादा होगी उसके पास या एनर्जी कम होगी? बहुत छोटा सा सवाल है। मान लो इस एरिया में कोई सौर कलंक विकसित हुआ, मान लो यहां हम एक सौर कलंक बनाते हैं, ये हमने एक बड़ा सा सौर कलंक बना लिया सूर्य में। अब ये एक बड़ा सौर कलंक है। अब प्रश्न ये है कि बड़ा सौर कलंक किस बात का सूचक है? क्या यहां ऊर्जा कम है या ऊर्जा ज्यादा है? तो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो बड़ा जो सौर कलंक है इसका मतलब यह है कि यहां पर जो ऊर्जा है, जो हाइड्रोजन है, जो गैस है, वो ज़्यादा ठंडी है। ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से ये जो है आपका बड़ा जो है सौर कलंक बना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर ऊर्जा कम होनी चाहिए।
अगर बड़ा सौर कलंक है तो यहाँ पर ऊर्जा कम होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, सौर कलंक जितना बड़ा होगा वहाँ ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? तो इसलिए ज़्यादा होगी कि आपको समझना पड़ेगा सौर कलंक बनते कब हैं। तो अभी हमने देखा था सौर कलंक तब बनते हैं जब एनर्जी के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जितनी ज़्यादा बाहर निकल रही है उतना बड़ा सौर कलंक बनेगा। और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा तभी बाहर निकलेगी जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली हो। यानी इस बात का सीधा सा संबंध है कि अगर सौर कलंक बड़ा है मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य से ऊर्जा अंतरिक्ष में छोड़ी गई है। ध्यान रखना, सौर कलंक जितना बड़ा उतनी ज़्यादा ऊर्जा या उतना बड़ा सोलार फ्लेम्स सूर्य से उत्पन्न हुआ है। तो ये हमने पूरी जानकारी ली सनस्पॉट के बारे में। और इसका जो अगला जो पॉइंट है विद्यार्थियों, ये बात हुई फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर के आगे बढ़ते हैं तो आता है बच्चों, फोटोस्फीयर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है क्रोमोस्फीयर। ध्यान रखना, फोटोस्फीयर के आगे बढ़े तो आएगा क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर सूर्य का प्रकाशमान भाग नहीं है, ये कोई ऐसा भाग नहीं है जो चमकीला है, तो ये चमकदार हिस्सा नहीं होता है विद्यार्थियों। प्रकाश मंडल के किनारे का इलाका यह प्रकाशमान नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी मंडल से विद्यार्थियों क्रोमोस्फीयर से ही कभी कभार क्या होता है, बड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है, और क्रोमोस्फीयर से बाहर निकलने वाली एनर्जी को कहा जाता है सोलार फ्लेम्स। ध्यान रखना, क्रोमोस्फीयर से जब बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है तो इस बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है सोलार फ्लेम्स। और जब सोलार फ्लेम्स बाहर निकलती है तो सोलार फ्लेम्स के साथ साथ बाहर निकलते हैं विद्यार्थियों एक्सरे और गामा रे। ध्यान रखना, सोलार फ्लेम्स जब क्रोमोस्फीयर से बाहर आती हैं तो अपने साथ लेकर के आती हैं एक्सरे और गामा रे, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक हैं। और जब ये किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के साथ घर्षण करती हैं, और जब ये एक्सरे और गामा रे वायुमंडल की विभिन्न परतों के साथ, विभिन्न गैसों के साथ घर्षण करती हैं तो एक सीटी जैसा साउंड उत्पन्न करती हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है हमारे टेलीकम्युनिकेशन पर, सैटेलाइट्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर। आपने कभी देखा होगा जब आप मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं तो कनेक्शन नहीं हो पाता है, बल्कि एक सीटी जैसी आवाज़ जो है या एक घरघराहट जो है उत्पन्न होती है। वो जो घरघराहट होती है वो इन्हीं गैसेस की वजह से इन्हीं रेजेस की वजह से जो है, ये जो किरणें हैं इन्हीं की वजह से होती है। जब सोलर फ्लेम्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं तो हमारी गैसों के साथ घर्षण करती हैं, और जब घर्षण करती हैं तो एक सीटी जैसी आवाज़, एक घरघराने की आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन को बाधित करता है। ध्यान रखना, इसके आगे का एक चरण और भी है विद्यार्थियों। इसके आगे हमें देखने को मिलता है कोरोना। तो कोरोना क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे विद्यार्थियों जब हम पढ़ेंगे सोलार इक्लिप्स, यानी अगली क्लास में, जो कि है हमारी सूर्य ग्रहण की। तो जब हम सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे तब हमें जानने को मिलेगा कोरोना क्या है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी विद्यार्थियों वो होगी सूर्य ग्रहण की, और सूर्य ग्रहण की क्लास में ही हम चर्चा करेंगे कोरोना की। तो ये आज हमने पढ़ा विद्यार्थियों सूर्य के बारे में वो पॉइंट्स। देखिए, जो इसके बारे में कॉमन पॉइंट है यार वो तो सब जानते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। जो कॉमन पॉइंट है कि सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, और क्या क्या है इसके अंदर, वो तो कॉमन चीज़ है, वो सब जानते हैं। यहाँ जो मेरी क्लास लेने का उद्देश्य है वो ये है कि आपको ऐसी चीज़ें बताना जो आयोग अब पकड़ रहा है। ठीक है, आयोग भी जानता है जो कॉमन पॉइंट है वो तो हल लौंडे ने रट्टा मार ली है, वो एग्जाम में नहीं पूछ रहा है अब, क्योंकि वो तो पता सब जानता है। तो ऐसी चीज़ें जानो जो थोड़ा सा किताबों में हम लोग छोड़ देते हैं। मैं वही चीज़ें आपके लिए लेकर के आता हूँ जो आपको समझ में नहीं आती हैं, जो आप छोड़ देते हो, वरना तो आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो। आजकल तो लोग यही सोचते हैं कि जीएस हम ल्यूसेंट से पढ़ करके बहुत विद्वान हो जाएंगे, तो ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है वो आप कहीं से भी पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं बच्चों जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो समझने वाली हैं, जो आप किताबों से नहीं समझ सकते। अब सन स्पॉट हो गया या कूलर पैच हो गया, ये आपको किताबों से कभी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी व्याख्या में किताबों में दिया हुआ ही नहीं।
तो कोई टीचर ही आपको समझा सकता है। तो ये इस क्लास का उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।